बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका अविनाश सर। आप देख रहे हैं प्यारा सा खूबसूरत सा यूट्यूब चैनल अविनाश केमिस्ट्री क्लासेस। बच्चों थोड़ा सा लेट हो गया है लेक्चर अपलोड करने में, क्योंकि बीच में थोड़ा सा परेशानी हो चुका था। ठीक है, तो खैर उन सब चीजों को भूल के फिर मैं आज से कंटिन्यू कर रहा हूं और आप लोग फटाफट जुड़ जाइए क्लास में। ठीक है, और आज का जो लेक्चर है, जैसे कि हमेशा मेरा इंट्रो रहता है, क्या है कि केमिस्ट्री का क्लास है, बीएससी फर्स्ट ईयर का सेकेंड सेमेस्टर का क्लास है। और जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है यूनिट 5 और यूनिट 5 का लेक्चर नंबर 3, जिसमें आज हम लोग कुछ टॉपिक जो हम लोगों ने अधूरा छोड़ रखा था पिछले क्लास में, आज हम उसी बातों पे आप पर डिस्कस करेंगे। बात क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना है? इतना तो बात तो शुरू का रहता है, लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि क्लास में अगर आप बैठे हुए हैं तो फुल कंसंट्रेशन के साथ बैठा करिए भाई, फुल कंसंट्रेशन के साथ। मैं बार बार कहता हूं कंसंट्रेशन तो रहना ही रहना चाहिए कि कब पढ़ क्या रहे हैं। दूसरी बात तो ये कि इमेजिनेशन पावर तगड़ी होनी चाहिए कि मैं अगर किसी चीज का एग्जाम्पल दे रहा हूं तो वो एग्जाम्पल आपके दिमाग, आपके दिलो दिमाग में वो एग्जाम्पल बैठ जाना चाहिए। क्योंकि केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है, पढ़ाया था, गांव में कहावत भी है, कहा जाता है रटत विद्या घटन, यानी कि रटेंगे तो बिल्कुल भैया भूलने वाले हैं। अगर समझेंगे, केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है मेरे प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है कि आप उसको फील करिए ना। क्या मजेदार बात है यार, उसको आप फील करिए। केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट उस फील करने वाला सब्जेक्ट है। ठीक है, तो चलिए, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सॉलिड स्टेट में, कि सॉलिड स्टेट का डेफिनेशन क्या है। इसके बहुत से इसके बारे में लेक्चर, हमने 2 लेक्चर तो हमने अपलोड किया था, जिसमें हमने इसके डिवाइड के, क्लासिफाइड के बारे में बताया, क्लासिफिकेशन के बारे में बताया, जिसमें हमने एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में मैंने आपसे डिस्कस पिछले 2 लेक्चर में कर चुका था। आज का जो क्लास है मेरे प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 3, जिसका नाम है पॉइंट ऑफ सिमेट्री। अरे वाह भाई, पॉइंट ऑफ सिमेट्री तो नाम से पता चलता है यार, पॉइंट की बात कर रहे हैं ना हम। किसकी बात कर रहे हैं? पॉइंट की बात कर रहे हैं ना। तो पॉइंट का मतलब क्या? सेंटर ऑफ सिमेट्री। अरे एक नाम तो और भी दे सकते हो, क्या? पॉइंट ऑफ सिमेट्री को आप दूसरा नाम दे सकते हो, सेंटर ऑफ सिमेट्री। दूसरा नाम क्या दे सकते हो? सेंटर ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ इन्वर्जन। क्या? सेंटर ऑफ इन्वर्जन। क्या होता है पॉइंट ऑफ सिमेट्री? देखिए, नोट से चिंता है बिल्कुल मत करिए। मैं जो एक एक शब्द बोल रहा हूं ना, जो एक एक शब्द आपको बता रहा हूं, वो सारा आपको यहाँ छपा हुआ मिलेगा। ठीक है, बस मैं आपको वो तो आपको दे ही दूंगा, आप लोग पढ़ भी लीजिएगा, लेकिन मैं जो बता रहा हूं उसको समझिए अब कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, क्या चीजें हैं। पॉइंट ऑफ, जब तक आप समझेंगे नहीं ना, तब तक उसको आप कर नहीं पाएंगे। तो बात किए हम पॉइंट ऑफ सिमेट्री, जिस पे आज हम लोग लेक्चर है। पॉइंट ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ इन्वर्जन होता क्या है, आपको बता दें कि अगर एक लाइन में बोला जाए तो इट इज ए पॉइंट विच इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ एनी सॉलिड लैटिस। ये जो पॉइंट होता है, पॉइंट क्या करता है? किसी भी सॉलिड या किसी भी लैटिस के सेंटर को इंडिकेट करता है, लोकेट करता है, दिखाता है। बात समझ में आया? मैंने क्या कहा? मैंने यही तो कहा, इट इज ए पॉइंट विच इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ एनी सॉलिड और लैटिस, या किसी भी ठोस या लैटिस के सेंटर के बारे में वो लोकेट करता है, दिखाता है। यहां तक बात समझ में? पॉइंट तो सही कहा था, जो किसी सेंटर के बारे में बताया। बता दें कि जो इनका डिस्टेंस होता है, अपोजिट कॉर्नर के जो इनके जो अपोजिट कॉर्नर होते हैं ना, वो पॉइंट के इक्वल होते हैं। एक पॉइंट के एक दूसरे के इक्वल होते हैं, यानी कि हम किसी कॉर्नर को इंडिकेट करें, किसी सेंटर से किसी कॉर्नर के बारे में अगर हम बताते हैं, तो बता दें कि आपको वो सेंटर से इक्वल दिखाई देगा एक दूसरे से। तो क्या कहा मैंने? यही तो कहा, इट इज ए पॉइंट विच इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ एनी सॉलिड और लैटिस such that the distance of opposite corner, मैंने कॉर्नर की बात, such that the distance of the opposite corner from that point are equal to each other, वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये एक दूसरे के क्या होंगे? बराबर होंगे। यदि कोई लैटिस जो होगा, यानी कि if any lattice there can be only one point of symmetry, अगर यदि कोई लैटिस होता है केवल एक पॉइंट ऑफ सिमेट्री को रखता है, या इट कैन आल्सो डिफाइंड एज द लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ एनी लैटिस, या वो किसी भी एटम के या किसी भी सॉलिड लैटिस के
सेंटर को अगर वो लोकेट करता है, इंडिकेट करता है, तो उसके इंटरसेक्टिंग के बारे में, लैटिस के इंटरसेक्टिंग के बारे में वो बताने लगेगा, ठीक है, या उसके सिमेट्री के बारे में बताने लगेगा। यही तो पॉइंट ऑफ सिमेट्री है, यही इसकी मजेदार बात है। कहता क्या है कि मैंने पहले बताया कि पॉइंट ऑफ सिमेट्री क्या होता है, कि पॉइंट ऑफ सिमेट्री किसी भी सॉलिड या लैटिस के सेंटर को वो लोकेट करता है। यही बात जानो, किसी भी सॉलिड के या लैटिस के सेंटर को लोकेट करता है, ठीक है। और क्या कहता है कि सेंटर से जो इक्वली डिस्टेंस पे या इक्वली डिस्टेंस, चाहे वो अपोजिट साइड हो या फिर सेम साइड हो, वो क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल होगा, एक दूसरे के बराबर होगा। आपको बता दें मेरे प्यारे बच्चों कि अगर हम पॉइंट ऑफ सिमेट्री में अगर बात करें, क्यूब ले लो, ठीक है। क्यूब में क्या होता है, 23 एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री पाए जाते हैं। एक क्यूब में 23 एलिमेंट्स पाए जाते हैं सिमेट्री के। तो सिमेट्री कितने प्रकार के होते हैं भैया? सिमेट्री 3 ही प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री और पॉइंट ऑफ सिमेट्री। तो मैंने आपसे क्या कहा, मैंने कहा इन ए क्यूब देयर आर 23 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। यानी अगर आप ये क्यूब देख रहे हैं, मैं आपके सामने ये क्यूब बनाया, तो इस क्यूब में 23 एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री देखने को आपको मिलेंगे। अब कहोगे सर 23 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होते हैं, आपको बता दे कि सिमेट्री आपने बताया कि 3 तरीके के। कौन कौन से? सबसे पहले मैंने बताया प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या होता है जिनका ये पहला क्लास है वो जाके पिछली क्लास का सेकेंड लेक्चर जरूर देख ले, फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर जरूर देख ले, क्योंकि उसके आगे मैं बार बार कहता हूं ना, देखो केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है ना, अगर सोचेगा बीच से हम स्टार्ट करें पढ़ना तो नहीं आने वाला यार, फील ही नहीं आएगा, समझ में आने दूर का फील ही नहीं आएगा तो पढ़ोगे कैसे। इसलिए प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है, पिछला क्लास जाके सर्च करो ना, जाके सॉलिड स्टेट बीएससी बाय अविनाश सर सर्च करोगे तुरंत आ जाएगा, पढ़ लो, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री है। दूसरा क्या है भैया? दूसरा मैंने बताया एक्सिस ऑफ सिमेट्री। दूसरा क्या है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तीसरा क्या होता है भैया? तीसरा होता है पॉइंट ऑफ सिमेट्री, जिसके बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं आपसे। तो जो ये 23 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री आपको देखने को मिल रहा है, आपको बता दें कि कैसे डिस्टिंग्विश किया गया, कैसे डिवाइड किया गया प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, पॉइंट ऑफ सिमेट्री को। तो आपको बता दें कि जो एक क्यूब में जो प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, उनका जो संख्या होता है वो 13 होता है। कितना होता है? 13। किसका होता है? प्लेन ऑफ सिमेट्री का। किसका होता है? प्लेन ऑफ सिमेट्री का। और 9 जो होता है, अब दूसरा बात करते हैं, यानी कि उस क्यूब में एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी होगा ना, तो कितना होगा? तो बता दें कि क्यूब में 9 एक्सिस ऑफ सिमेट्री पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 9 एक्सिस ऑफ सिमेट्री पाए जाते हैं। और तीसरा बता दें आपको, जो पॉइंट ऑफ सिमेट्री जो आप देख रहे हैं, जिसके बारे में हम लोग आपसे डिस्कस कर रहे हैं, कि पॉइंट ऑफ सिमेट्री के बारे में, जिसके बारे में मैंने बताया आपको बता दें कि एक क्यूब में सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ सिमेट्री होता है। एक क्यूब में क्या होता है? एक क्यूब में सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ सिमेट्री होता है, सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ सिमेट्री होता है। तो मैंने क्या कहा था? मैंने एक जनरली आपको बताया क्या, कि एक क्यूब में 23 एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री पाए जाते हैं, जिनमें से मैंने बताया आपको कि जो एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री होते हैं उनको 3 भागों में डिवाइड किया गया, जिसका नाम पहला है प्लेन ऑफ सिमेट्री, दूसरा है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तीसरा है पॉइंट ऑफ सिमेट्री। लेकिन हमने कहा कि 23 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, उनको कैसे डिस्टिंग्विश किया गया? आपको बता दें कि जो प्लेन ऑफ सिमेट्री एक क्यूब में होता है वो कितना होता है? 13 होता है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितना होता है? 9 होता है। और किसी भी क्यूब में जो पॉइंट ऑफ सिमेट्री होता है सिर्फ 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। इतना बात समझ में आया? इतना बात आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये बताओ। पहले मैंने आपसे कहा क्या, जो मैंने कहा, आप नोट्स ले लो भाई, नोट्स ले लो ना। क्या मैंने क्या कहा? देखो
ध्यान से देखो, मैंने जो बताया वही चीज आपको यहाँ देखने को मिलेगा भाई। जो मैंने आपसे कहा, वही चीज आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, मैंने क्या कहा, मैंने आपसे क्या कहा था, पॉइंट ऑफ सिमेट्री जो आज का हमारा टॉपिक है, जिसको हम लोग सेंटर ऑफ इन्वर्जन के नाम से जानते हैं, यानी कि सेंटर ऑफ सिमेट्री के नाम से जानते हैं। तो आपको मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि इट इज द पॉइंट विच इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ एनी सॉलिड। ये किसी भी सॉलिड या लैटिस के सेंटर को लोकेट करता है, सेंटर को दिखाता है। लैटिस सच दैट द डिस्टेंस ऑफ अपोजिट कॉर्नर फ्रॉम दैट पॉइंट आर इक्वल टू ईच अदर, यानी कि उस सेंटर से जो अपोजिट कॉर्नर होगा वो क्या होगा भैया, बिल्कुल सेम होगा, इक्वल होगा। ठीक है, इफ एनी लैटिस देयर कैन बी ओनली पॉइंट ऑफ सिमेट्री और इट कैनली also defined as the located at the center of any lattice interesting point of unit cell the plane of symmetry। ये नोट्स करो, कितना बढ़िया नोट्स है। जो मैंने कहा वही चीज आपको यहाँ बता भी दिया। मैंने कहा कि इन ए क्यूब देयर आर 23 एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। वाह, कितनी बड़ी बात है। मैंने कहा एक क्यूब में 23 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ समझाया भाई, यहाँ मैंने समझाया वही चीज है यहाँ पे। कितने कितने होते हैं, तेरे प्लेन ऑफ सिमेट्री होते हैं, 9 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है, तीसरा जो होता है पॉइंट ऑफ सिमेट्री होता है। ठीक है, फटाफट इसको नोट करो, फटाफट नोट करो, यहाँ स्क्रीनशॉट लो। फिर आगे हम बात करते हैं, तीसरा क्या बचा था, भैया, तीसरा बचा था लॉ ऑफ रोटेशन। अरे भैया, तीन ही तो मैंने बताया था क्रिस्टलोग्राफी में होता है, क्या क्या, लॉ ऑफ कांस्टेंसी ऑफ इंटरफेसियल एंगल, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, और तीसरा मैंने क्या कहा था, लॉ ऑफ रोटेशन इंडिसेस, जिसमें सब लोग लॉ ऑफ कांस्टेंसी पढ़ चुके थे। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा अभी, ये लास्ट था, क्या था, से एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। और तीसरा हम लोग जो अब डिस्कस करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, सबसे मजेदार बात है, वो क्या है, लॉ ऑफ रोटेशनल इंडिसेस। लॉ ऑफ रोटेशनल इंडिसेस क्या होता है उसको मैं अभी बता रहा हूं, तो फटाफट इसको छाप लो, आप लोग छापो इसको जल्दी। हो गया, आपको बता दे, चलो 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 चलो, हो गया तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आपको बता दे, तो तीसरा है लॉ ऑफ रोटेशनल इंडिसेस। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। चाहे आप बीएससी का पेपर दे रहे हो, चाहे आप किसी कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हो, बनना तो बनना है क्वेश्चन। ठीक है, बनना है तो बनना है। तो आपको बता दें कि जो लॉ ऑफ रोटेशनल इंडिसेस है, वो क्या कहता है, ये लॉ जो होता है, ये लॉ आपको बताता है, स्टेबलाइज करता है द रिलेशनशिप बिटवीन द कोऑर्डिनेट ऑफ डिफरेंट प्लेन ऑफ ए क्रिस्टल। क्या बात है भाई, क्या कहा इसने कहा, ये जो लॉ होता है, ये लॉ कब स्टेबलाइज हुआ, ये बताता है रिलेशनशिप बिटवीन द कोऑर्डिनेट ऑफ डिफरेंट, यानी कि विभिन्न प्लेन्स के, किसी क्रिस्टल के प्लेन के बारे में जो डिफरेंट हो, उसके कोऑर्डिनेट के रिलेशनशिप के बारे में बताता है, कोऑर्डिनेट के रिलेशनशिप के बारे में बताता है। बात समझ में आया? एग्जाम्पल मैं दूंगा, बात समझो मैं क्या कर, मैं कहा, हमने आपसे ये कहा कि दिस लॉ स्टेबलाइज द रिलेशनशिप बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डिफरेंट प्लेन ऑफ क्रिस्टल। आपको बता दें, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अनुसार द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी अदर लार्जर प्लेन इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द यूनिट प्लेन। यानी कि इस लॉ के अनुसार जो कोऑर्डिनेट हो किसी भी लार्जर प्लेन के, जो इनके इंटीग्रल, वो मल्टीपल, वो क्या होते हैं, मल्टीपल एक दूसरे के ऊपर चढ़ते जाते। मैंने आपको बताया था, मैंने आपको इसके बारे में डिस्कस किया था। मैंने कहा कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी अदर लार्जर प्लेन इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द यूनिट प्लेन। तो मैंने क्या कहा आपसे, मैंने आपसे यही कहा, क्या कहेगा, मैंने कहा ये 3 एक्सिस होता है, क्या होता है, ये एक्स होता है, ये वाई होता है, ये जेड होता है। एक्स होता है, वाई होता है और जेड होता है। मैं आपको बता दूं, ये एक दूसरे के मल्टीपल होते हैं, ये एक दूसरे क्या होते हैं, मल्टीपल होते हैं। मान जाइए ये एक क्यूब हुआ, ये हुआ, ठीक है, ये हुआ, और फिर इसका हो गया ना मल्टीपल। मैंने ही कहा, इस इलाके के अनुसार क्या मैंने कहा, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी अदर लार्जर प्लेन इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट यूनिट प्लेन। ठीक है, अगर मैं कहूं मैं इस सिरा को ए मान लूं, इसको बी मान लूं, इसको सी मान लूं, मान सकते हैं ना,
ये तो आपके मानने के ऊपर है भैया, ये तो आपके मानने के ऊपर है। अगर मैंने इसको ए बी सी माना तो मैं इसको डी ई एफ भी तो मान सकता हूं। ए बी सी इज इक्वल टू डी ई एफ। मैंने क्या कहा? ए बी सी इज इक्वल टू डी ई एफ, जैसे कि आप डायग्राम में दे सकते हैं, डायग्राम में आप देख सकते हैं। यानी कि लेट ए बी सी बी द यूनिट प्लेन। ये जो ए और बी और सी देख रहे हैं बेटा, ये बी और सी जो होते हैं क्या है, ये यूनिट प्लेन होते हैं जो कोऑर्डिनेट रखे हैं। क्या रखे हैं? जो कोऑर्डिनेट रखे हैं। कौन से? ए बी सी। यानी अगर हम लेट ए बी सी का मान है, अगर हम ए बी सी लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम ए बी सी लिए, ये यूनिट प्लेन है, अगर ये कोऑर्डिनेट रखते हैं तो कोऑर्डिनेट में क्या हो गया? स्मॉल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल सी। स्मॉल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल सी किसका कोऑर्डिनेट है भैया? कैपिटल ए कैपिटल बी एंड कैपिटल सी का। लेट डी ई एफ, यानी कि ये जो आप प्लेन देख रहे हो ना, जो आपके फ्रंट पे दिख रहा है ना ए बी सी, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। और जो ये लार्जर देख रहे हैं कैपिटल डी कैपिटल ई कैपिटल एफ, इसका क्या होगा? इसका जो स्मॉलर इन साइज होगा ना, इसका जो कोऑर्डिनेट होगा ना, वो स्मॉल डी होगा, स्मॉल ई होगा और स्मॉल एफ होगा। ठीक है? तो कोई भी अगर वैल्यू दिया होगा, जैसे एन ए एन बी एन सी, अब कहें एन ए एन बी एन सी क्या होता है? अरे बाप रे बाप। अब कहोगे कि एन ए एन बी एन सी क्या होता है? आपको बता दे, अगर एन हो, आपको बता दे, यन हो सकता है, यन डैश हो सकता है, यन डबल डैश हो सकता है। मैंने क्या कहा? यन हो सकता है, यन डैश हो सकता है, यन डबल डैश हो सकता है। इसका मतलब जो होता है, इसका मतलब होता है इंटीजर्स। क्या होता है? इंटीजर। और आपको बता दें कि इंटीजर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्या बात है भाई। इंटीजर जो होता है वो नॉट इक्वल टू जीरो होता है, जीरो के बराबर नहीं होता है। यानी अगर कहीं आपको एन ए एन डैश बी एन डबल डैश सी आपको देखने को मिल जाए, तो अगर आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रखना है कि एन क्या है, एन का मतलब होता है इंटीजर। किसका इंटीजर? किसी भी प्लेन का इंटीजर। ठीक है? लेकिन एक बात और याद रखना है कि इंटीजर यानी कि n इज नॉट इक्वल टू जीरो। n इज द नॉट इक्वल टू जीरो। ये समझ में आया? ये आपको समझ में आया? मैंने क्या कहा? मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपको समझाया लॉ ऑफ रोटेशनल इंडिसेस। मैंने कहा कि इस लॉ के अनुसार ये स्टेबलाइज किया गया कि रिलेशनशिप बिटवीन द कोऑर्डिनेट ऑफ डिफरेंट प्लेन, यानी कि किसी भी क्रिस्टल के डिफरेंट प्लेन के कोऑर्डिनेट के रिलेशनशिप के बारे में बताता है। वो कौन बताता है? रोटेशनल ऑफ इंडिसेस या लॉ ऑफ रोटेशनल इंडिसेस। मैंने बताया, मैंने इस फिगर के माध्यम से आपको समझाया। चलिए इसको आप छाप लीजिए। छापना तो लिखा ही रहता है, देख लो भैया। मैंने वही कहा ना कि लॉ ऑफ रोटेशनल इंडिसेस, दिस लॉ स्टेबलाइज द रिलेशनशिप बिटवीन द कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट प्लेन ऑफ ए क्रिस्टल। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी अदर लार्जर प्लेन in the coordinate plane integers multiple of the unit cell। मैंने जो वाक्य बोला वही मैंने यहाँ पे लिख दिया। सरल एकदम इजी नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। ठीक है? बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं। मैं बार बार कह रहा हूं यार कि रटने की जरूरत नहीं है। रटोगे तो भूलोगे। रटत विद्या घटन रटोगे। आज यार तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, रोज बादाम खाते हो। कहा जाता है ना, बादाम खाने से दिमाग बढ़ता है, बुद्धि बढ़ता है। तो रोज बैल को बादाम खिलाओ, क्या उसका बुद्धि बढ़ा? रहे भाई मेहनत करो, प्रैक्टिस बहुत जरूरी होता है। ठीक है? ठीक है? शरीर को संतुलन बनाए रखने के लिए सब चीजें खाया, सूखा फल खाया जाता है। ठीक है? लेकिन ये कोई कहे बादाम खाए दिमाग बढ़ता है, तो बिल्कुल नहीं बढ़ने वाला। ठीक है? देखो तारक मेहता का उल्टा चश्मा बिल्कुल मत देखा करना। ठीक है? क्योंकि वहां पे देखते ही हो। चलो खैर, देखो यहाँ पे कि ये मैंने कहा क्या, मैंने जो बातें कहा ध्यान से, मैंने आपको यही फिगर मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा दे रहा हूँ, जो कि यहाँ पे आप नोट्स के रूप में इसको लिख सकते हैं। अरे कुछ मूर्ख हुए बैठे होंगे, इसे देख रहे होंगे, सर क्या कह रहे हैं। देखो क्या कह रहे हैं, देख लो भैया, देख लो। मैंने कहा एक खूबसूरत से ये बना दिया ना, फिर ये देखो बन गया ना। ये क्या था? एक्स था, ये क्या था? वाई था, ये क्या था? जेड था। यही है ना? तो मैंने इंटीजर ले लिया। मैंने क्या लिया भैया? अरे देवा देखो, ये देखो, मैंने इसको ए माना, मैंने इसको बी माना, मैंने इसको सी माना। तुम्हारे मानने के ऊपर है। तुम ए बी सी ना मान रहे, तुम डी ई एफ मान लो या जी एच आई मान लो। मैंने जो माना, मैं ये जरूरी नहीं मैं जो मान रहा हूं वो भी आप भी मान, लेकिन रूल सही होना चाहिए भैया, रूल सही होना चाहिए। ठीक है? जो सब देखो ए बी सी
इसको मैंने मान लिया डी, इसको मैंने मान लिया ई, मैंने इसको मान लिया। अब जरूरी नहीं है कि डी एक्स के साइड में ही रहेगा, डी वाई के साइड में भी हो सकता है, डी जेड के साइड में हो सकता है, वो आपके ऊपर एक किस तरह बैठा सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आया। मैंने कहा लेट एबीसी द यूनिट प्लेन हैविंग एट द अदर लार्जर कोऑर्डिनेट, यानी कि इसका लार्जर कोऑर्डिनेट क्या होगा, स्मॉल a स्मॉल b एंड स्मॉल c, लेट d e f in any plane, then the coordinate can be written given as the n a n b n c, where n dash n double dash are integer। देखो मैं जो वाक्य बोला, मैं एक एक लाइन में आपको नोट्स के रूप में दे दिया। ठीक है, फटाफट छाप लो इसको, छापो छापो भैया, छापो छापो छापो। कितना मजेदार चैप्टर है ना, सबसे मजेदार चैप्टर है ना। इसी पे हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने रोटेशनल तीसरा लॉ देखा था। हम बात करें मिलर इंडिसेस के बारे में, बात करें जो सेट ऑफ इंटीजर्स के नाम से भी जाना जाता है, सेट ऑफ इंटीजर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हो गया हो गया, अरे बोलो ना भाई, बोलो ना। अब हम बात करते हैं मिलर इंडिसेस के बारे में। किसके बारे में, अगला टॉपिक है इसका नाम मिलर इंडिसेस, यानी मिलर इंडिसेस को एक और नाम से जाना जाता है, मिलर इंडिसेस को एक और नाम से जाना जाता है, क्या 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 बताओ भैया, सेट ऑफ इंटीजर्स के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, सेट ऑफ इंटीजर्स के नाम से जाना जाता है। आपको बताते क्या होता है, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। क्या है कि ये एक सेट ऑफ इंटीजर होता है, पहला लाइन ये सेट ऑफ इंटीजर क्या होगा, स्मॉल h स्मॉल k एंड स्मॉल l, क्या होगा ध्यान दो, क्या सेट ऑफ इंटीजर क्या होगा, स्मॉल h स्मॉल k, कैपिटल मत बनाना, मैं बार बार स्मॉल कह रहा हूं तो अपना बुद्धि मत दौड़ाना, स्मॉल k स्मॉल h एंड स्मॉल l होगा। ये सेट ऑफ इंटीजर होते हैं which represent the different plane of any crystal, जो डिफरेंट क्रिस्टल के प्लेन को समझाते हैं, जो अलग अलग क्रिस्टल के प्लेन के बारे में समझाते हैं। ठीक है, डिफरेंट प्लेन कैन हैव डिफरेंट कोऑर्डिनेट, और आपको बता दें कि हर एक अलग अलग प्लेन जो होते हैं वो अलग अलग कोऑर्डिनेट के बारे में बताते हैं। बात समझ में आया, छोटी छोटी बातों को लेके चलो यार, पकड़ के चलो। क्या मैंने कहा, सबसे पहले मैंने यही तो कहा कि ये जो मिलर इंडिसेस होता है इसको सेट ऑफ इंटीजर्स के नाम से जाना जाता है। सेट ऑफ इंटीजर क्या होता है, एच के एंड एल होता है, एच के एंड एल होता है। आपको बता दें कि जो सेट ऑफ इंटीजर होता है वो डिफरेंट प्लेन के लिए, वो किसी भी क्रिस्टल के डिफरेंट प्लेन को रिप्रेजेंट करता है, दिखाता है। डिफरेंट प्लेन कैन हैव डिफरेंट कोऑर्डिनेट, जो डिफरेंट प्लेन होता है, जो डिफरेंट प्लेन होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो डिफरेंट कोऑर्डिनेट के बारे में बताता है। डिफरेंट प्लेन डिफरेंट कोऑर्डिनेट के बारे में, डिफरेंट कोऑर्डिनेट के बारे में बताता है। यहां तक बात समझ में आया, बात समझ में आया। देखो मिलर इंडिसेस जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, मिलर इंडिसेस निकालने के लिए आता है भाई, ये तो मैंने आपको बताया ना, मिलर इंडिसेस निकालने के लिए आता है। आपको बता दें कि मिलर इंडिसेस जो होता है वो सेम वैल्यू ऑफ मिलर इंडिसेस दिखाता है। आपको बता दें अब कैलकुलेशन कैसे आता है, तो आपको पता है किसी चीज को कैलकुलेट करने के लिए, अरे किसी भी चीज को रिपेयर करने के लिए उसकी औजार की आवश्यकता होती है ना, तो किसी भी कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए उसके टर्म ऑफ पॉइंट को जानना जरूरी है कि नहीं, जरूरी है ना। तो क्या है कैलकुलेशन ऑफ मिलर इंडिसेस, कैसे ज्ञात करेंगे, आपको बता दें कि सबसे पहली बात हमको क्या देखना है, कोऑर्डिनेट या इंटरसेप्ट। पहले हम लोग देखेंगे कि कोऑर्डिनेट है या इंटरसेप्ट है। दूसरा क्या, रेसिप्रोकल देखेंगे, क्या रेसिप्रोकल, जिसको इनवर्स इज डन कहा जाता है। तीसरा लेंगे क्या, कन्वर्टेड देन इनटू होल नंबर। और हम तीसरा क्या करेंगे, जब सब देख लेंगे उनको होल नंबर से उसको कन्वर्ट कर देंगे। यानी कि अगर हम कोई एग्जांपल लेते हैं मिलर इंडिसेस का, सपोज करिए मैं एक एग्जांपल ले लूं कि कोऑर्डिनेट ऑफ प्लेन ऑफ, अगर मैं एक एग्जांपल ही समझा दूं, पहले इसको छाप लो, छाप लो समझाता हूं। मिलर इंडिसेस क्या है, मैंने कहा इट इज एन सेट ऑफ इंटीजर्स HKL which represent the different plane of any crystal. Different plane can coordinate but also have the same value of Miller, सॉरी इंडिया लिखा है ये क्या इंडिया लिखा हुआ, क्या होगा ये, क्या होगा,
इंडिसेस होगा, क्या होगा? अरे यही होगा RND, मिसप्रिंट हो गया इंडिया। देखो हमारे रगों रगों में ना भारतीय खून है, हिंदुस्तानी है हम लोग, तो केमिस्ट्री में भी हिंदुस्तानी का जिक्र हमने कर ही दिया। मैंने क्या कर दिया, इंडिया लिख दिया, टाइपिंग हो गया था, लेकिन इंडिया तो हम लोग के दिल में है, ठीक है। तो इंडिसेस होगा, इंडिया का इंडिसेस होगा, ठीक है। तो चलिए ये हमने बताया आपको, ठीक है। तो ये हमने आपको, सॉरी हाँ, ये हमने आपको बताया, इसको छाप लो फटाफट छाप लो, ठीक है। अब इसको कैलकुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में? कैलकुलेशन के बारे में। ये देखो कैलकुलेशन के बारे में पढ़ना है आपको, ठीक है। हाँ देखो यार कितना शानदार लिखा हुआ है, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी प्लेन 2a b 3c। देखो ये क्वेश्चन है भैया, देखो ये क्या है, ये क्वेश्चन, इसको छापना रुक जाओ, मौका दूंगा आपको छापने के लिए, लेकिन पहले देख लो यार, एग्जांपल ले लो मेरे इंडिसेस का। क्या? लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी प्लेन 2a b 3c द मिलर इंडिसेस कैलकुलेट। अब इसका हमको क्या करना है? मिलर इंडिसेस कैलकुलेट करना है। मिलर इंडिसेस क्या करना है? कैलकुलेट करना है। पहली बात देखो मैंने क्या किया, लेट द कोऑर्डिनेट, पहले मैंने क्या किया, 2 1 3 है ना, यही है ना, क्या है 2, ए का क्या है 2 है, बी का क्या है 1 है, सी का कितना है 3 है, पता चल गया। अब इसको डिवाइड कर देते हैं 1 से, HKL लिया है ना भैया, मैं डाटा को पुट किया है, HKL आया, अब टोटल होल नंबर निकाला तो हमको 362 आया। क्या आया? 362 आया। समझ में इंडिसेस कैसे निकाला? सबसे पहली बात मैंने क्या लिया, मैंने पहले कोऑर्डिनेशन का ये देखा 2 1 3, उसको हमने क्या किया, देखा क्या ABC, यानी कि हमने देखा पहले क्या लिखा था, ए का कितना वैल्यू है 2, बी का कितना है 1, सी का कितना है 3, यानी सबको हम HKL से डिवाइड कर दिए, डिवाइड किया, H की वैल्यू 1, K की वैल्यू 1, L की वैल्यू 1, तो हमने क्या किया 1/2 1/1 1/3 कर दिया, इसका होल नंबर निकाला तो वैल्यू निकल के आएगा 362 362। समझ में आया? अगर हम इसी तरह अब कहोगे सर हमको समझे नहीं आया, अरे भैया पहला जो हमने लिखा है ये इंटरसेप्ट है, क्या है भैया? अरे यार, अरे मूर्खों गधों, देखो ये क्या है, इंटरसेप्ट है। क्या है भैया? इंटरसेप्ट है। ये क्या है? इनवर्स है। क्या है ये? इनवर्स है। और ये क्या है? होल नंबर है। ये क्या है? होल नंबर है, ठीक है। आगे देखो, अगर मैं कहूं कोई कोऑर्डिनेट दिया गया है, एग्जांपल ले लो, एग्जांपल मैं दे रहा हूं, अगर कोई कोऑर्डिनेट दिया गया जिसका क्या है 2a है, और क्या है कोई वैल्यू बताओ ना, 2 ले लो, -3 भी ले लो, -4c ले लो, सॉरी माइनस ना लो, इसको 4c ले लो, -2a 3b 4c आपने ले लिया। सबसे पहले आप क्या निकालेंगे? बताओ। निकालने का तरीका आना चाहिए। कोऑर्डिनेट क्या है भैया? कोऑर्डिनेट क्या होगा? 2 3 एंड 4, -2 -3 एंड -4, यही नहीं होगा? -2 -3 एंड -4, यही होगा। अब हम निकालेंगे क्या इसका? तीसरा क्या निकालेंगे? इनवर्स निकालेंगे तो क्या होगा? HKL, यानी कि -1/2, यही ना होगा, क्योंकि माइनस है, -1/3 -1/4 इसका तीसरा क्या होगा? मिलर इंडिसेस निकालोगे। मिलर इंडिसेस निकालने के लिए क्या होगा? होल नंबर कितना आएगा? फटाफट बताओ इसका होल नंबर कैसे निकालोगे? निकालो, मैं सब चीज तो नहीं बताऊंगा भाई, होल नंबर निकालो ना इसका। मिलर इंडिसेस अरे भैया नियर अबाउट हमको लगता है कि 3 दूना 6 होगा, और 4 6 4, और क्या आ सकता है? 3 आ सकता है। यही होगा मिलर इंडिसेस निकालना। हमने निकाला तो यही आया 6 4 3, आप भी निकाले यही आएगा, ठीक है। तो ये क्या, ये ऐसे निकालने का तरीका, सबसे पहले मिलर इंडिसेस निकालने के सबसे पहले देखेंगे क्या कि कोऑर्डिनेट है, उसके बाद इनवर्स देखेंगे, उसका मिलर इंडिसेस निकालेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे किया था, मैंने क्या कहा, पहले मैंने इंटरसेप्ट निकाला, फिर उसके बाद हमने इनवर्स किया, फिर उसके होल नंबर को निकाला, यानी कि इंटरसेप्ट मतलब क्या? कोऑर्डिनेट, फिर मैंने इनवर्स निकाला, फिर मिलर इंडिसेस निकाला। फटाफट छाप लो, है ना मजेदार यार? छाप लो, है ना मजेदार? कोई दिक्कत तो होगा नहीं, बहुत आसान है यार, केमिस्ट्री बहुत आसान है। फील करो, प्रैक्टिस करते जाओ, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे आता जाएगा। हलवा है, पढ़ लोगे तो हलवा है, नहीं होगा तो फिर
अभी मत पूछना सर कि सूजी हलवा है कि आटा का हलवा है। हलवा है, लेकिन बढ़िया वाला हलवा है। ठीक है, वो जैसे तुम प्रैक्टिस करते जाओगे ना वैसे ब्रांड उसमें मिलता जाएगा। ठीक है, मैदा सूजी आटा जो भी चलो ठीक है, ये तो भी देख लेना। अगला देख लो, वही चीज मैंने दिया, सब वही है, फटाफट इसको। ये मैं तीसरा एग्जांपल हुआ, तीसरा एग्जांपल, इसको भी छाप लो, इसको छाप लो। मैं 3-4 एग्जांपल दे दिया हूं, ठीक है, 3-4 एग्जांपल मैंने दे दिया है, फटाफट छाप लो, छाप लो, छाप लो, छापना है यार, समझो। ये तो मैं देखो, अब ये मैंने बस ये सॉल्व करा एग्जांपल आपको। जैसे मान लो कोऑर्डिनेट 3a/2 b/2 5 इसे कोऑर्डिनेट में निकाला, 3/2 1/2, क्योंकि 3 इसके पास है, 1 इसके पास है, 5 इसके पास है, तो 3/2 1/2 5/3। इनवर्स किया 2 3, ये वैल्यू निकल के आया। ठीक है, फिर मेन डिस्टेंस में निकाला 10 30 9, ये निकालो यार। ये मैं तो आपको बहुत से एग्जांपल कराया हूं, ये हो गया। इसको कर लो, कैलकुलेट द मिलियन डिस्टेंस। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है भैया, क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, कैलकुलेट द मिलियन डिस्टेंस of a plane which cuts unit intercept on x-axis but it's parallel to y and z axis. Y and z axis. Let the cuts the y and z axis to infinite. Then coordinate one infinite. क्योंकि a का वैल्यू आपने लिया, x का वैल्यू पता है, y और z का वैल्यू नहीं पता है, तो इसको क्या कर दो, इनफाइनाइट हो गया। इनफाइनाइट इनवर्स कर दो, 1 क्या होगा, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट हो गया, 100 आएगा। क्या आएगा, क्योंकि एक तो पता है ना भैया, एक तो पता है, एक से एक का एक भाग एक ही आएगा ना, एक है 1/infinite, यानी कि इनफाइनाइट की वैल्यू 0। यही आपका एग्जांपल है। ये रहा आज का मिलर इंडेक्स यानी कि आज का लेक्चर। फिर हम मिलेंगे लेक्चर नंबर 4 के साथ, एक न्यू टॉपिक के साथ, सॉलिड स्टेट का ही। मन से पढ़िए और बता दें मेरे प्यारे बच्चों, मैं बार बार कहता हूं ना, लोगों के बीच में इसको शेयर करिए। हो सकता है मैं बार बार कहता हूं ना कि बहुत से ऐसे लड़के होंगे, बहुत से ऐसे लड़के जिनका पढ़ने की इच्छा होते हुए भी वो नहीं पढ़ पा रहे होंगे, क्योंकि उनके पास आर्थिक स्थिति नहीं सही होगा। आर्थिक स्थिति इन द सेंस कि उनके घर वालों को पढ़ाने का पैसा नहीं होगा। देखो, मोबाइल तो हर व्यक्ति के पास है, हर लोगों के पास है फोन। अब उस फोन का यूज करने से आप आगे भी बढ़ सकते हैं, पीछे भी जा सकते हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, फोन सबके हाथ में, अगर आप चैनल उनके पास भी भेज देते हैं, इनके लिंक शेयर कर देंगे, तो कम से कम उनको ये बात पता चलेगा कि हाँ, ऑनलाइन बीएससी की क्लास भी चल रहा है गांव क्षेत्र में, जिनको कोचिंग नहीं मिल पा रहा है, जो कोचिंग को एफर्ट नहीं कर पा रहे, वो कम से कम तुम्हारे इतने छोटे से किए गए मेहनत से, आपके इसके द्वारा किए गए मदद से उनको भी इस चीज का फायदा मिलेगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।